ऑफ कॉलेजेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है फास्फोरस। बीए फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर आहार एवं पोषण विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज लवण फास्फोरस है। इसके पहले आप खनिज लवणों के बारे में पढ़ चुके हैं कि खनिज लवणों को दो भागों में बांटा गया है, मुख्य खनिज लवण तथा गौण खनिज लवण। तो मुख्य खनिज लवण में आपको कैल्शियम के बारे में बताया गया है, कैल्शियम के बारे में आपने पढ़ा है। तो कहीं ना कहीं कैल्शियम वाले टॉपिक में आपको फास्फोरस का नाम भी आया होगा। तो फास्फोरस और कैल्शियम लगातार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मतलब एक तरह से देखा जाए तो दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। कैल्शियम तब तक कार्य नहीं करेगा जब तक उसको फास्फोरस नहीं मिलता है, और फास्फोरस तब तक कार्य नहीं करेगा जब तक उसको कैल्शियम नहीं मिल रहा है। तो निर्माण की दृष्टि से देखें तो फास्फोरस का भी अहम रोल है मानव शरीर में। हमारे पूरे शरीर में 96% भाग बाकी के खनिज तत्वों से बना है, बाकी का 4% भाग खनिज लवणों का बना है, और इन 4% खनिज लवण में 2% कैल्शियम का बना है। मतलब 4 में से आधा तो कैल्शियम ही कार्य कर रहा है, और उसमें से 1% कार्य कर रहा है फास्फोरस। मानव शरीर में 1% फास्फोरस का कार्य है, और बाकी का जो 1% बचा वो जितने गौण खनिज तत्व हैं और बाकी के खनिज तत्व हैं वो मिलकर कार्य कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं निर्माण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये तब तक कार्य नहीं करेगा जब तक कैल्शियम नहीं मिल रहा है। अब आते हैं फास्फोरस के कार्य पर। तो फास्फोरस के भी कार्यों को अलग अलग बांटा गया है, जैसे हड्डियों एवं दांतों के निर्माण का कार्य कर रहा है कैल्शियम तथा फास्फोरस। तो कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डियों तथा दांतों का निर्माण फास्फोरस कर रहा है, जो कि गर्भाधान से ही प्रारंभ हो जा रहा है। गर्भाधान के समय चूँकि कैल्शियम वाले टॉपिक में आपको बताया गया था कि जब एक शिशु जन्म लेता है, न्यू बॉर्न बेबी, जिसका बॉडी वेट 3 से 3.5 kg है, और उसके शरीर में 27 से 28% कैल्शियम तथा फास्फोरस दोनों की संख्या होती है। वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, तो उसके शरीर भार के हिसाब से 1000 से 1100 ग्राम कैल्शियम तथा फास्फोरस उसके शरीर में उपस्थित हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं निर्माण हुआ है, वृद्धि और विकास हुई है, तभी उसके शरीर में कैल्शियम तथा फास्फोरस की मात्रा भी बढ़ रही है। तो हड्डियों और दांतों के निर्माण में सहायक, अर्थात हमारे शरीर में यदि 1% फास्फोरस उपस्थित है तो इस 1% का 80% भाग हड्डी तथा दांतों के निर्माण में ही यूज हो जा रहा है। तो फास्फोरस का 80% भाग दांतों तथा हड्डियों के निर्माण में ही लग जा रहा है। तो चूंकि गर्भाधान से प्रारंभ हो रहा है और हड्डियों तथा दांतों में ये इकट्ठा होता है, संग्रहित होता है, तथा इसको शक्ति प्रदान करता है, मजबूती प्रदान करता है। बाकी का बचा 20% शरीर के जो तरल पदार्थ हैं उनमें फास्फोरस की मात्रा मौजूद रहती है, जैसे रक्त सीरम हो गया, यकृत हो गया। तो कोमल तंतुओं में बाकी के 20% फास्फोरस उपस्थित रह रहा है और उसी प्रकार से कार्य कर रहा है। अगला है कार्बोज के चयापचय में सहायक। कार्बोज के चयापचय में फास्फोरस का कार्बोज के चयापचय में भी मुख्य भूमिका है। कार्बोज के चयापचय में इस प्रकार से सहायक है, जैसे हमारे कोशिकाओं की जीव द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा के रूप में उपस्थित रहता है, और इन्हीं माइटोकॉन्ड्रिया का चयापचय कहीं ना कहीं फास्फोरस के द्वारा हो रहा है। मतलब ये है कि जब आप कार्बोज पढ़े थे तो कार्बोज का चयापचय कैल्शियम के द्वारा हो रहा था, और कैल्शियम तब तक कार्य नहीं कर रहा है जब तक उसको फास्फोरस नहीं मिल रहा है। मतलब एक संबंध में एक का अनुपात होना चाहिए, हमेशा कैल्शियम तथा फास्फोरस का संबंध एक संबंध एक का अनुपात होना चाहिए। अर्थात एक पॉइंट अगर कैल्शियम है तो 1 पॉइंट फास्फोरस भी होना चाहिए, तभी ये कार्य करेंगे। तो ये कार्बोज का चयापचय कैल्शियम के द्वारा हो रहा है, और कैल्शियम तब तक चयापचय का कार्य नहीं करेगा जब तक फास्फोरस उसमें उतनी मात्रा में विद्यमान नहीं रह रहा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो उपस्थित है ऊर्जा के रूप में, उसी का चयापचय फास्फोरस के द्वारा हो रहा है। फिर है अम्ल क्षार संतुलन में सहायक। हमारे शरीर में जो भी अम्ल क्षार उपस्थित है उसके संतुलन में भी फास्फोरस का मुख्य भूमिका है। हमारे शरीर में जो फास्फोरस उपस्थित है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें हाइड्रोजन आयरन से संयोग करने की विलक्षण क्षमता पाई जाती है।
जो मॉलिक्यूल्स उपस्थित हैं फास्फोरस के, उसमें हाइड्रोजन आयन से कार्य करने की विलक्षण क्षमता पाई जाती है, जिसके कारण हमारे शरीर में जितने प्रकार के अम्ल तथा क्षार उपस्थित हैं उसके संतुलन में क्रिया करने में सहायक प्रदान कर रहा है फास्फोरस। फिर है पौष्टिक तत्वों के परिवहन में सहायक। हमारे शरीर में वसी अम्लों का जो संग्रह है, उन वसी अम्लों को मिला के फास्फोरस तथा वसी अम्ल यानी फास्फोरस तथा लिपिड मिल के बनते हैं फास्फोलिपिड। अर्थात एक पोषक तत्व लिपिड यानी वसा और दूसरा पोषक तत्व फास्फोरस, दोनों मिलकर फास्फोलिपिड बन रहे हैं। और ये जो फास्फोलिपिड बन रहा है, यही मिलके पौष्टिक तत्वों के परिवहन में सहायक हो रहा है। या अर्थात हम जो भी पौष्टिक तत्व अपने शरीर में ग्रहण कर रहे हैं, सिर्फ भोजन ग्रहण करने से ही हमें सारी पौष्टिकता नहीं मिल रही है, बल्कि वो ग्रहण होने के बाद शरीर में अनेकों क्रियाएं हो रही हैं। जैसे ग्रास नली के द्वारा हमारे शरीर के अंदर जा रहा है, फिर वो छोटी आंत में जा रहा है, बड़ी आंत में जा रहा है, अमाशय में जा रहा है, उसकी पाचन क्रिया हो रही है। उसकी पाचन क्रिया होने के बाद फिर वो फिल्टर हो रहा है कि कितने अच्छे एलिमेंट्स शरीर के हिसाब से हैं और कितने वेस्ट चीज़ें हैं जो उत्सर्जन हो जाता है मल मूत्र तथा पसीने के द्वारा। तो अनेकों क्रियाएं हो रही हैं हमारे शरीर के आंतरिक भाग में, तब जाके हम जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं वो हमें पौष्टिकता दे रहा है। और जो पौष्टिकता हमें मिल रही है वो एक जगह नहीं रह रही है, बल्कि पूरे शरीर में फैल जा रही है, नसों के द्वारा, रक्त सीरम के द्वारा। तो उसका परिवहन करने, मतलब एक तरह से ढोने का काम कर रहा है फास्फोलिपिड। तो फास्फोलिपिड फास्फोरस तथा वसी अम्ल मिल के फास्फोलिपिड बन रहे हैं, जो शरीर में प्रत्येक अंगों में पौष्टिक तत्वों को भेज रहे हैं, पहुँचा रहे हैं, परिवहन करने का कार्य कर रहे हैं। फिर है ऊर्जा उत्पादन क्रिया में सहायक। इसके अंतर्गत क्या होता है, हमारे शरीर में मांसपेशियों तथा यकृत के आसपास ग्लाइकोजन उपस्थित रहता है। ग्लाइकोजन जो कि ग्लाइकोजन ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और यह ग्लूकोज हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। जैसे कभी कभी ऐसा कंडीशन हो जाता है, कभी ऐसी स्थिति सबके साथ आ जाती है कि हम कभी यात्रा कर रहे हैं या फिर व्रत है, उपवास है, मतलब कुछ ऐसा हो गया कि पूरे दिन हमें भोजन नहीं मिला। अब पूरे दिन भोजन नहीं मिला है तो भोजन तो जरूरी है ऊर्जा के लिए, ऊर्जा नहीं मिलेगी तो शरीर का संचालन नहीं होगा। तो ये क्या होता है, जो हमारे शरीर में यकृत के आसपास तथा मांसपेशियों में ग्लाइकोजन उपस्थित रहता है, और ये ग्लाइकोजन हमें मिलता है कार्बोट से। तो ग्लाइकोजन जो उपस्थित है वो ऐसे कंडीशन में वो टूट के ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है, और ग्लूकोज हमें ऊर्जा देती है। लेकिन ग्लूकोज में परिवर्तित होना और शरीर को ऊर्जा देना ये तब तक मुमकिन नहीं है जब तक फास्फोरस हमारे शरीर में नहीं है। अर्थात इसको कार्य करने के लिए भी फास्फोरस नितांत आवश्यक है, तभी वो शरीर को ऊर्जा प्रदान करेगा। तो अगर हमारे शरीर में फास्फोरस की मात्रा पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है तो हमारे शरीर में जो भी ऊर्जा संग्रहित है वो कभी ऐसे कंडीशन में हमारे शरीर के प्रत्येक भागों में ऊर्जा प्रदान करते हैं। जैसे हमारे शरीर में अगर एक प्रौढ़ व्यक्ति को ले लिया जाए, कोई वयस्क व्यक्ति है, तो उसके रक्त सीरम में 2 से 4 mg प्रति 100 ग्राम फास्फोरस खून में मौजूद रहता है। मतलब मानव शरीर में वयस्क व्यक्ति को ले लेते हैं तो उसके शरीर में 2 से 4 mg प्रति 100 ml ब्लड में, रक्त सीरम में फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है। वहीं अगर बच्चों को ले लें तो बच्चों के शरीर में वयस्कों की अपेक्षा अधिक पाया जाता है, यानी इनके शरीर में करीब 4 से 5 mg प्रति 100 ml रक्त सीरम में फास्फोरस पाया जा रहा है। तो वयस्कों की अपेक्षा बच्चों के शरीर में अधिक है। क्यों? क्योंकि वृद्धि और विकास की अवस्था है, उसके शरीर का भी निर्माण हो रहा है, अभी वृद्धि और विकास हो रही है, अस्थियाँ बढ़ रही हैं, हड्डियाँ बढ़ रही हैं, दांत बढ़ रहे हैं, तो इसलिए उनके शरीर में फास्फोरस की मात्रा अधिक है। अब वयस्कों का चूँकि वृद्धि हो चुकी है, अब उनके शरीर में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना है, इसीलिए कम होता है। तो इस हिसाब से बच्चों में ज़्यादा पाया जा रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है बच्चों के अंदर किसी प्रकार का रोग है, जैसे रिकेट्स हो गया, तो ऐसे में फिर वो फास्फोरस की मात्रा कम हो जा रही है। तो ये इनके कार्य हैं। कहीं ना कहीं फास्फोरस तभी कार्य कर रहा है
और बाकी के पोषक तत्व तभी कार्य कर रहे हैं जब शरीर में फास्फोरस मौजूद है। एक तरह से बाकी पोषक तत्वों का पौष्टिकता तभी मिलेगा जब फास्फोरस है, तभी फास्फोरस हमें सही मात्रा में हमारे शरीर के संतुलन को बनाए रखेगा और बाकी पाचन में, फिर पौष्टिकता देने में वो सहायक के रूप में कार्य कर रहा है। फिर है कैल्शियम के शोषण को बढ़ाना। कैल्शियम का अवशोषण तभी संभव है जब हमारे शरीर में 1:1 का अनुपात है, अर्थात अगर 1% कैल्शियम है तो 1% फास्फोरस भी होना आवश्यक है। अर्थात ऐसे कंडीशन में कैल्शियम काम नहीं करेगा अगर हमारे शरीर में फास्फोरस की कमी है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रकृति के द्वारा ऐसा निर्मित कर दिया गया है कि जो भोज्य पदार्थ हम ग्रहण कर रहे हैं, तो अगर हम कैल्शियम ग्रहण कर रहे हैं तो कैल्शियम के साथ साथ हमें फास्फोरस अपने आप मिल जा रहा है। कैसे मिल जा रहा है? जैसे दूध हो गया, तो दूध का हम सेवन कर रहे हैं तो दूध में हमें कैल्शियम मिल रहा है, तो हम कैल्शियम को जान के दूध का सेवन कर रहे हैं तो कैल्शियम के साथ हमें फास्फोरस भी मिल जा रहा है। तो देखिए कितना अच्छा प्रकृति के द्वारा निर्मित है कि अगर हम बाकी के पोषक तत्वों का ग्रहण कर रहे हैं, सेवन कर रहे हैं, तो कैल्शियम भी मिल रहा है, फास्फोरस भी मिल रहा है और विटामिन डी भी मिल रहा है। जैसे तीनों एक दूसरे से काफ़ी संबंधित हैं, तीनों एक दूसरे के बिना कार्य नहीं कर पाएंगे। फास्फोरस, कैल्शियम तो सबसे अधिक, कहीं ना कहीं विटामिन डी भी इनमें सहायक होता है। ये इनके कार्य हो गए। अब आते हैं प्राप्ति के साधन पे। कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिससे हम फास्फोरस को प्राप्त कर सकते हैं। बार बार कैल्शियम का नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो कैल्शियम को जब आपने पढ़ा था फास्फोरस आया था, इसलिए फास्फोरस को जब पढ़ रहे हैं कैल्शियम आ रहा है। एक दूसरे से जुड़े हुए, इनको अलग किया ही नहीं जा सकता। तो इनकी प्राप्ति के साधन पे अगर आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं प्राप्ति के साधन भी वही हैं जो कैल्शियम के थे। इसके अलावा फास्फोरस एक ऐसा खनिज लवण है, एक ऐसा पोषक तत्व है कि हर भोज्य पदार्थ में विद्यमान रहता है, वो अल्प मात्रा में हो या अधिक मात्रा में, लेकिन रहता जरूर है, थोड़ी बहुत में जरूर रहता है। जैसे आपका हो गया दूध से बने हुए प्रत्येक भोज्य पदार्थ, या फिर आपका हो गया मछली, जो छोटी मछलियाँ रहती हैं, कांटे रहते हैं। इसके अलावा हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, अनाज हो गए। तो हर प्रकार के भोज्य पदार्थों से आप फास्फोरस का सेवन कर सकते हैं। फास्फोरस अपने शरीर में पर्याप्त मात्रा में विद्यमान कर सकते हैं, अल्प मात्रा या कम मात्रा में, अल्प मात्रा या अधिक मात्रा में पाया जाता है। फिर है फास्फोरस की कमी के प्रभाव। आप चूंकि कार्य को जान लिए, प्राप्ति के साधन जान लिए, अगर हमारे शरीर में फास्फोरस की कमी हो जा रही है तो क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे? वही प्रभाव देखने को मिलेंगे जो कैल्शियम में थे। तो जैसे कैल्शियम में था भूख न लगना, थकावट, मतलब कहीं ना कहीं कमजोरी है, भूख की कमी है, यही कैल्शियम में भी आपको देखने को मिला था। फिर है अस्थियों में विकार उत्पन्न होना। अस्थियां यानी हड्डियों में किसी प्रकार का दोष उत्पन्न होना। दोष तो उत्पन्न होगा ही जब कहीं ना कहीं निर्माण का कार्य कर रहा है, अस्थियों तथा दांतों का निर्माण का कार्य कर रहा है फास्फोरस। तो जब कमी रहेगी तो उन्हीं में दोष उत्पन्न होगा। जैसे कमजोर हो जाएंगी हड्डियाँ, दांत तथा हड्डियाँ कमजोर हो जाएंगी, थोड़ी बहुत चोट लगने पे ही वो क्षतिग्रस्त हो सकती हैं, टूट सकती हैं, उसको रिकवर करने में काफ़ी टाइम लग सकता है। इसके अलावा हड्डियों में बहुत भयानक दर्द हो सकता है। तो ये सारे कमी से उनके कमी के कारण हो सकते हैं। फिर है शारीरिक वृद्धि रुक जाना। निर्माण का कार्य कर रहा है तो निर्माण नहीं होगा तो वृद्धि में विकास भी नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं गर्भावस्था से इसकी नितांत आवश्यकता है। माता के पोषण के द्वारा, माता जो आहार ग्रहण कर रही है उसके द्वारा अगर फास्फोरस की कमी है तो कहीं ना कहीं ये कमी आपको दिखेगी। अर्थात पोषक तत्वों के बारे में जानते रहिए, पोषक तत्वों के बारे में पढ़ते रहिए, क्योंकि आप सबसे पहले अपने बारे में जानेंगे तभी बाकी चीज़ों का नॉलेज आप रख पाएंगे। तो सबसे पहले खुद के बारे में जानना जरूरी है और अपनी पौष्टिकता तथा अपने स्वास्थ्य के बारे में जानना बेहद जरूरी है। तब तक पढ़ते रहिए आरंभ पोषण विज्ञान। मिलते हैं अगले टॉपिक पे। थैंक यू।